हेलो। गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज हम लोग देखेंगे 9/2/2020 के करंट अफेयर, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे जुड़े कुछ टॉपिकों को देखेंगे। और आज लोग का हमारा स्टेटिक जीके में होगा पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजना। इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और इसके विषय में देखेंगे क्या क्या पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, किसने गठन किया था, कौन से मॉडल पर प्रस्तुत हुआ था, ये सब सारी बातें देखेंगे। और हाँ दोस्तों, करंट अफेयर पर चलने से पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की क्लासेस चल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जेई में आगे पढ़ाया जा रहा है इस समय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, और प्रैक्टिस सेट पर डे कराया जाता है, जिसे भी आके जेई की तैयारी करना हो आके कर सकता है। चलिए चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया, किस राज्य में? चेन्नई, कोलकाता, पुणे या फिर दिल्ली? जिसका सही जवाब होगा दोस्तों पुणे। पुणे में शुरू किया गया है। चलिए पुणे के विषय में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य। पुणे महाराष्ट्र और भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, भारत फोर्ज जैसे उत्पादन क्षेत्रों के अनेक बड़े उद्योग यहाँ हैं। 1990 के दशक में इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो, सिमैटेक, IBM जैसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियां पुणे में अपने केंद्र खोले हैं। यह शहर भारत का एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। पुणे के पर्यटन स्थल, यहाँ कई पर्यटक आकर्षक हैं, जिसमें शनिवार वाड़ा, आगा खां महल, पार्वती हिल मंदिर, कटराज सर्प उद्यान और कोणार्क, ओशो आश्रम। ओशो आश्रम पूछ सकता है, ओशो आश्रम कहाँ पे है? तो ये आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे है। ओशो आश्रम है पुणे में। पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है। महाराष्ट्र कौन कौन से, अभी इसी वक्त देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र कौन कौन से देश से, राज्यों से साझा करता है अपना सीमा? तो ये अपना सीमा साझा करता है राज्यों से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। कितने राज्यों से साझा करता है? 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्यों के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए उसोम माला की शुरुआत की है? उसोम माला की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम या फिर केरल? तो यह योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों असम। चलिए असम से जुड़े कुछ फैक्टों को देख लेते हैं। ये देखिए, असम भारत के पूर्वी छोर पे स्थित है। असम किससे किससे अपना सीमा साझा करता है? असम पूरब में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, और उत्तर में मिजोरम,
सॉरी मणिपुर। देखिए पहले पूर्व में कौन कौन से देश से साझा करता है अपना सीमा? ये पूर्वोत्तरी राज्य है असम। असम अपने पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और उत्तर में मिजोरम, त्रिपुरा, और इधर उत्तर उत्तर दक्षिण साइड, नहीं पश्चिम दक्षिण साइड, पश्चिम दक्षिण साइड में मेघालय, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है, भूटान है, वो भूटान से अपनी सीमा साझा करता है। और असम की राजधानी दिसपुर। असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। असम में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। असम में कुल 33 जिले। असम की राजभाषा क्या है? असमिया। और इसका गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1960 को गठन किया गया है। राज्यपाल कौन है यहाँ पे? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भाजपा से हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 126 सीटें। राज्यसभा में 7 सीटें। लोकसभा में 14 सीटें। अब पूछ लेगा ये क्वेश्चन, असम का उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन चलने से पहले देख लेते हैं असम के प्रमुख नृत्य। बिहू, बिछुआ, नट पूजा, नागा डांस तथा खेल भोपाल। असम का प्रसिद्ध फूड क्या है? असम का प्रसिद्ध फूड है पपाया खारा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, असम का प्रसिद्ध फूड कौन सा है? पपाया। अब पूछ सकता है ये अलग अलग मुख्य नृत्य कौन से हैं यहाँ के? बिहू, बिछुआ, नट पूजा, नागा डांस तथा खेल भोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है श्री S.N. सुब्रमण्यम को कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कितने वर्षों के लिए किया गया है इनको? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए S.N. सुब्रमण्यम को सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत का कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है जो दूसरा राज्य बना है बिजली सुधार लागू करने वाला? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। चलिए आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ फैक्ट को देख लेते हैं अब हम लोग। जो भी मतलब हमारे करंट अफेयर में जो भी मतलब देश या राज्य आएंगे, हम उन राज्य के विषय में कुछ फैक्ट जानेंगे और उनसे जुड़े वहाँ के मतलब कि पर्यटक स्थल क्या हैं, फूड क्या है वहाँ के, और क्या विशेष है उस क्षेत्र का, उसको जानेंगे हम लोग। चलिए आंध्र प्रदेश के विषय में जानते हैं। ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? पूछ लेकर सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है। तेलंगाना कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आज आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन सी? विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। अमरावती अभी हाल ही में बनाया गया है। और सबसे बड़ा शहर आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। और देखते हैं विशाखापट्टनम की। यहाँ की राजभाषा तेलुगु है। गठन कब हुआ था आंध्र प्रदेश का? 1 नवंबर 1953। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन में आप पूछ लेता है।
गठन 1 नवंबर 1953 को हुआ था। और राज्यपाल यहाँ के कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जो कि कांग्रेस से हैं। यहाँ पे विधान परिषद है। विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? 58 सीटें। विधानसभा में 176 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। यार अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कौन सा राज्य है जहां पर आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? राजस्थान, केरल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आंधी तूफान वाला क्षेत्र कौन सा है। तो वह होगा उड़ीसा। चलिए उड़ीसा से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। ये रहा उड़ीसा। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर उड़ीसा है। उड़ीसा किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो ये अपनी किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? ये उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल से करता है, और उत्तर में झारखंड, और पश्चिम में किससे करता है? छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ के बाद और ये दक्षिण में किससे करता है? आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। उड़ीसा कितने जिलों वाला राज्य है? 30 जिलों वाला राज्य है। राजभाषा क्या है? उड़िया है यहाँ के। गठन कब हुआ था उड़ीसा का? उड़ीसा का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950। राज्यपाल कौन है यहाँ के? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और विधानसभा में सीटें कितनी है? 147 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं केवल, और लोकसभा सीटें 20 हैं। और यहाँ का उच्च न्यायालय, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कौन सा है? उड़ीसा उच्च न्यायालय। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली कौन सी महिला बनी है? पहली, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो ये कौन से नंबर पे बनी है? 5वें नंबर की ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली भारतीय महिला बनी है ये। चलिए देखते हैं इनसे जुड़ी कुछ फैक्ट बातें। हाल ही में भारतीय टेनिस अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है। कौन सी? 5वीं भारतीय महिला बनी है। उनसे पहले निरुपमा मार्कंड 1971 में सबसे पहली पहुंची थी महिला। और निरुपमा निरुपमा दोनों लोग का नाम है। निरुपमा वैद्यनाथन 1998 में ग्रैंड स्लैम मेन में पहुंची थी। और सानिया मिर्जा 2004 में तीसरा स्थान। चौथे स्थान पर रही हैं शिखा ओबेरॉय, 2004 में उपलब्धि हासिल की हैं, जबकि शिखा ओबेरॉय भारतवंशी अमेरिकी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 55 वर्ष, 66 वर्ष, 77 वर्ष या फिर 85 वर्ष? तो इनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? 77 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके देखेंगे। स्टैटिक जीके में हम लोग क्या देखेंगे ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले ही बताया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश
में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक नए वीज़ा की शुरुआत की है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक वीज़ा की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं ब्रिटेन से जुड़े कुछ तथ्य को। ये रहा ब्रिटेन। इसके भीतर ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के सारे द्वीप वास्तव में इस देश के आधिकारिक नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और वर्तमान में हेड ऑफ स्टेट क्वीन एलिजाबेथ हैं। ब्रिटेन की चांसलर एलिजाबेथ सेकेंड है। चलिए, जैसा कि हम कहे हैं आप लोग को कि हम लोग स्ट्रेटेजी के में पंचवर्षीय योजना देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। चलिए चलते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत की पंचवर्षीय योजना क्या है उसके विषय में जानते हैं हम लोग। भारत की पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजना एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। यह एक केंद्रीकृत और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। चलिए और देखते हैं क्या है। पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है जो जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया था। भारत में कब लागू हुआ था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। ये डेट न याद रखते हुए बस केवल सन याद रखिए। कब से कब तक रही पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना रही। पहली पंचवर्षीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के आयोग अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और यह कौन से मॉडल पर प्रस्तुत की गई थी, आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता इसमें किस पे जोर दिया गया था? किसी विकास पर जोर दिया गया था। विकास दर क्या था? इसका लक्ष्य था 2.1 और प्राप्ति की 3.6 से। मतलब ये काफ़ी लाभवान साबित हुई। चलिए इसके मुख्य कार्य, प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य कार्यों को देख लेते हैं। क्या क्या कार्य हुए थे इसमें। भाखड़ा नागला, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय योजनाएं चालू की गई। कृषि विकास इसकी प्रथम प्राथमिकता थी, जिसे प्राप्त भी किया गया। और फायदे का मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना काफ़ी फायदेमंद साबित हुई। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं हम लोग। ये रही द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 प्रथम जब समाप्त हुआ। द्वितीय वाला है 1956 से 1961 तक चली। यह किस सिद्धांत पर थी?
इसका मॉडल क्या था? महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महान नोबिस मॉडल पर आधारित थी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, आयोग अध्यक्ष। प्राथमिकता किस पे दी गई थी? इसमें जोर किस पर दिया गया था? औद्योगिक विकास एवं उद्योग जगत के पर केंद्रित थी। विकास दर क्या रहा इसमें का? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास दर 4.5 और प्राप्ति कितने की? 4.2। काफ़ी हद तक ये भी कारगर साबित हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई, एक तरीके से कह सकते हैं कारगर साबित हुई। 2 पॉइंट 3 पॉइंट का कुछ मायने नहीं रखता। मुख्य कार्य इसमें क्या क्या हुए थे? मुख्य कार्य हुआ था राउरकेला भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना, भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी अंतर्गत योजना के तहत की गई थी। चलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महान नोबिस मॉडल पर आधारित थी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, आयोग अध्यक्ष। प्राथमिकता किस पे दी गई थी? इसमें जोर किस पर दिया गया था? औद्योगिक विकास एवं उद्योग जगत के पर केंद्रित थी। विकास दर क्या रहा इसमें का? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास दर 4.5 और प्राप्ति कितने की? 4.2। काफ़ी हद तक ये भी कारगर साबित हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई, एक तरीके से कह सकते हैं कारगर साबित हुई। 2 पॉइंट 3 पॉइंट का कुछ मायने नहीं रखता। मुख्य कार्य इसमें क्या क्या हुए थे? मुख्य कार्य हुआ था राउरकेला भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना, भारत सहायता क्लब की स्थापना इसी अंतर्गत योजना के तहत की गई थी। चलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। ये रहा तृतीय पंचवर्षीय। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 1961 में समाप्त हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से चालू हो जाएगी? एक डेट क्रम वाइज क्रम है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं इसे। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं तृतीय पंचवर्षीय के? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के योजना आयोग अध्यक्ष कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी? आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया था। सबसे अधिक बल कृषि पर दिया गया था। इसका लक्ष्य कितना था? विकास दर लक्ष्य कितना था? 5.6 और प्राप्ति की 2.8। ये अपने लक्ष्य के लिए कारगर साबित नहीं हुई थी। विकास दर बहुत कम रहा है। ये किस वजह से नहीं रहा, आप लोग ये आगे चल के देखेंगे। अभी इसमें 1962 में भारत चाइना का युद्ध, 65 में पाकिस्तान का युद्ध और 66 में भुखमरी जो सूखा उखा आया था उसके लिए, इसी वजह से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई। विकास दर का लक्ष्य पूरा न होने का कारण 1962 में भारत चीन का युद्ध, 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, 66 में सूखा, इस वजह से ये अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी। तृतीय पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? योजना अवकाश। योजना अवकाश। इसके बाद जब से ये हुआ, इसके बाद 3 साल के लिए योजना अवकाश जो पंचवर्षीय योजना थी उसे रोक दिया गया। कब से कब तक रोका गया था योजना अवकाश? कब से? प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग का प्रथम अवकाश कब तक रहा? योजना अवकाश कब तक है? 1966 से 1969 तक, यानी 3 साल तक के लिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण पंचवर्षीय योजना रोक दिया गया है। इसी काल को प्रथम योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अगले 3 वर्षों तक वार्षिक योजना नहीं चलाई गई। चलिए आगे देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना, ये रहा स्क्रीन पे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई? 1969 से 1974 तक रही। 3 साल गैप इससे पहले का रहा। कब से कब तक? 66 से। ये चौथी पंचवर्षीय योजना तो सही क्रम से 66 में होना चाहिए, लेकिन 66 में ना होकर 69 में आई है। 69 में किस वजह से आई? प्रथम अवकाश जो रहा, इस वजह से ये 66 ना होकर 69 में हो गया। एक 1969 से 1974 तक चली
चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के आयोग अध्यक्ष कौन थे? चौथी पंचवर्षीय आयोग के अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी थी। प्राथमिकता किस पे दिया गया था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। कृषि तथा सिंचाई पर महत्व दिया गया था। इस वाले में भी कृषि और सिंचाई पर महत्व दिया गया था। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रारूप किसने तैयार किया था? डीपी गाडगिल ने तैयार किया था। योजना प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीपी गाडगिल ने तैयार किया था। विकास दर क्या है इसमें? 5.7। प्राप्ति कितना किया था? 3.4। ये काफ़ी हद तक कारगर साबित नहीं कह सकते हैं, 50% कहा है। चलिए इसके प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या किया गया है। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी योजना के तहत 14 पंचवर्षीय इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो की स्थापना एक अन्य मुख्य कार्य था। विकास दर क्या रहा? विकास दर की लक्ष्य प्राप्ति न होने के बाद भी पंचवर्षीय योजना में अब तक सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर्ज की गई थी। ये सबसे मुख्य फैक्ट ये रहा है, कृषि विकास दर में वृद्धि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा पाई गई है। तो किस पंचवर्षीय योजना में पाई गई है? तो ये है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, फोर्थ वाली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर सर्वाधिक रही है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कृषि विकास दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रही है? तो आप लोग उत्तर दे सकते हैं इसका, चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर सबसे ज़्यादा रही है। चलिए अगले पे देखते हैं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ये रहा पाँचवीं पंचवर्षीय, कब से कब तक रहा? 1974 से 1978 तक चली। सामाजिक वानिकी शुरू की गई थी। प्राथमिकता किस पे दी थी? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। और इसकी थीम क्या रही है? गरीबी हटाओ का नारा इसी योजना में दिया गया था। विकास दर क्या रहा इसका? 4.4। प्राप्ति कितना हुआ? 4.5। यह कह सकते हैं काफ़ी कारगर साबित हुआ। काफ़ी कारगर क्या साबित हुआ? कारगर। यह योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। री इलेक्शन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार 4 वर्षों में ही गिर गई थी। बाद में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार आई। मिर्डल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। 1978 में जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में स्वीकार किया था। अब मोरारजी देसाई कब बने थे प्रधानमंत्री? तो ये बने थे 1978 में पहली बार। योजना अवकाश, द्वितीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा? द्वितीय योजना अवकाश ये अभी तक पहला योजना अवकाश कब तक था? प्रथम योजना अवकाश 66 से 69 तक रहा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का दूसरा योजना अवकाश कब है? मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार 1978 के पंचवर्षीय योजना को पुनः बंद कर दिया था तथा उसके स्थान पर वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस काल को द्वितीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। द्वितीय योजना अवकाश का समय कब से कब तक रहा? 1969 से 80 तक, यानी 1 साल के लिए रहा। चलिए अगला देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य रहा। विकास दर कितना रहा? 5.2। प्राप्ति कितना हुआ? 5.7। ये कहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। छठी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करके भी आगे के भी विकास देखा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कार्य हुए थे। इसमें कार्य हुआ था ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई थी। ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी?
तो ये आप लोग समझ सकते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली, 90 तक। इसके प्राथमिकता थी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। इसकी थीम थी भोजन कम और उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। विकास दर क्या रहा? 5, और प्राप्ति कितने की? 6% की। गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना में लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। जवाहर रोजगार योजना इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ये कब से कब तक रही? सबसे फैक्ट ये बात है, ज़्यादातर पूछा जाता है कब से कब तक रही, थीम तो नहीं पूछता। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सबसे ज़्यादा किस में मतलब कि लक्ष्य को प्राप्त किया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना, ये सब पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत। नहीं तो वैसे ज़्यादातर फैक्ट बस यही एक क्वेश्चन बनता है कि कब से कब तक रहा कौन सी पंचवर्षीय। 1992 से 1977 तक चली 8वीं पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? PV नरसिम्हा राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना के PV नरसिम्हा राव रहे। जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित रहा। यह 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित है। प्राथमिकता किस पे दी गई थी इसमें? रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता। विकास दर क्या रहा इसमें का? 5.6। प्राप्त कितना किया था? 6.8। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। विकास दर क्या रहा इसमें? 6.5। प्राप्ति कितना हुई? 5.5। इस योजना के अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। यह योजना एक तरीके से असफल मानी जाती है। असफल होने का कारण क्या रहा? अंतर्राष्ट्रीय मंदी होने के कारण यह योजना असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 2007 तक चली। प्राथमिकता किसमें थी? गरीबी को समाप्त करना एवं अगले 2 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। विकास दर क्या था? लक्ष्य कितना दिया गया था? 8%। प्राप्ति कितना हुई? 7.7%। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 2007 से 2012 तक चली। प्राथमिकता किस में दिया गया था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास दर। लक्ष्य कितना रखा गया था? 9। प्राप्ति कितना हुआ? 7.9। यह कारगर साबित नहीं हुई थी। यह पंचवर्षीय योजना कारगर साबित नहीं हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना चलते हैं, देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना कब से चालू किया गया था? इसी पंचवर्षीय योजना के तहत चालू। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, चलिए देखते हैं। ये रहा 12वां पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? 2012 से 2017 तक चली, परंतु 2014 में योजना आयोग को बंद करके 2015 में नीति आयोग की शुरू किया गया। नीति आयोग शुरू किया गया। प्राथमिकता क्या थी? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 13वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 2017 से 2022 तक चलेगी 13वीं पंचवर्षीय योजना। अब तक भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही? 13 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। ये 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है अभी। और 2 अवकाश रहे हैं। अवकाश कब कब रहा है? पहला अवकाश रहा है 66 से 69 तक और दूसरा 89 से 80 तक रहा है। चलिए देखते हैं 13वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना को 2017 से लेकर 2022 तक शुरू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत संसाधनों, पुस्तकों, क्लासरूम आदि को दुरुस्त किया जाएगा और
रेमीडियल क्लासेज के तहत अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के कमज़ोर विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, सिविल सर्विसेज व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को गाइडेंस दी जाएगी। विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। फिर करियर काउंसलिंग के लिए भी अलग से बजट मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और हम कल बजट से संबंधित कुछ MCQ को देखेंगे और करंट अफेयर के साथ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी 9 तारीख को ये सब हम देखेंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।